हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मेंडल साहब के लॉ पढ़ लिए थे और उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी। तीनों लॉ पढ़ लिए थे और उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी। इसके बाद में जो अपना ये टॉपिक बच गया है, ये अपने इवोल्यूशन का कुछ सेक्शन बच गया है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक है। और साथ में मेंडल साहब ने कुछ और टेस्ट भी दिए थे जिससे अपन पता कर सकते हैं कि जो लॉ बने हैं या फिर जो टेस्ट अपन कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्जामिन्ड है कि नहीं है, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बैक क्रॉस से ऊपर है। ये अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं जब अपन ने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस दोनों को। तो आज यही टॉपिक अपना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए बैक क्रॉस उसे कहते हैं हम जब कोई जैसे मान लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया मैंने कोई, ठीक है, और उसकी जो रिजल्ट्स आए यानी कि F1 जनरेशन आई जो अपने को कैसी मिलती है, हेट्रोजाइगस मिलती है। कैसी कंडीशन मिलती है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे F1 लिखा हुआ है, हेट्रोजाइगस का मतलब है ये वाली कंडीशन, ठीक है, हेट्रोजाइगस। इसका अगर मैं क्रॉस करवाता हूं, अगर इसका मैं क्रॉस करवाऊं, ठीक है, किसका? हेट्रोजाइगस यानी F1 जनरेशन का अगर मैं क्रॉस करवा रहा हूं किसी एक पेरेंट से, तो पेरेंट्स कैसे लिए थे अपन ने? कुछ इस तरीके से लिए थे। ये कैसे होंगे? होमोजाइगस। ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी एक पेरेंट से करवा रहे हो, किसी एक पेरेंट से करवाते हो, चाहे वो कोई सा भी हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, लेकिन क्रॉस किससे करवाना है? F1 का, यानी कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस हमें करवाना है एक होमोजाइगस कंडीशन से। इस तरीके से करवाया जाने वाला क्रॉस कैसा कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। हमारे रिजल्ट इसके डिक्लेयर होंगे तब अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअल काम में क्या है। चलिए चालू करते हैं। देखिए बैक क्रॉसिंग दो टाइप का होता है। पहला है आउट क्रॉस और दूसरा है कौन सा? टेस्ट क्रॉस। पहला कौन सा है? बैक आउट क्रॉस, दूसरा कौन सा है? बैक क्रॉस। दोनों समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर अपन कोई ऐसा क्रॉस करवा रहे हैं, अगर हम ऐसा कोई क्रॉस करवा रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, कोई ऐसी कंडीशन मिलती हो, ठीक, अगर हम किसके बीच में क्रॉस करवा रहे थे? F1 जनरेशन यानी कि इसका, ठीक है, ये हमें कौन सी कंडीशन मिल रही? हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल रही है। कैसी मिल रही है? हेटेरोजाइगस। और मैं अगर किसका डोमिनेंट पेरेंट्स ले रहा हूं, डोमिनेंट का कैरेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, तो ऐसा क्रॉस आउट क्रॉस कहलाता है। दोबारा डिफाइन कर देता हूं मैं। If we cross F1 generation siblings to dominant parents, then this type of cross is known as out cross. Test cross में हम recessive character ले लेते हैं। चलिए पहले इसका क्रॉस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पता लग जाएगा अपने को कैसे होता है। इनके गैमेट बना लेते हैं, तो इसका अपने को कुछ गैमेट ऐसे मिलेंगे। इसके गैमेट अपने को कैसे मिलेंगे? ऐसे, कैपिटल T, स्मॉल t, और यहां से मिलेगा अपने को कैपिटल T। ये हमारे क्या बन गए? गैमेट बन गए। क्या बना लिया हमने? गैमेट। और इनका क्रॉस करवा देते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये मेल हो गई, ये हमारी क्या हो गई? फीमेल। इन दोनों को यही रख लेते हैं, कैपिटल T, स्मॉल t, और इसको यहां रख लेते हैं। अब करवा लेते हैं क्रॉस। आसान है ये, तो हम कर चुके हैं बहुत बार। इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल T मिलेगा, और कैपिटल T यानी डोमिनेंट का और रिसेसिव का करवाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा। अगर अपन इनके कैरेक्टर लिख के देखें आपकी कैसा आया है, कैसी अपीयरेंस देखने को मिल रही है, तो मैंने सिंपल सा मेथड करवाया है। एक F1 जनरेशन का क्रॉस मैंने पेरेंट से करवाया है। किससे करवाया है? पेरेंट से करवाया है। तो इसका क्या बना लिया मैंने? गैमेट बना लिया, और गैमेट्स को क्या कर लिया मैंने? टेबल में पुट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा मिलेगा? टॉल। क्यों मिला? दोनों कैरेक्टर कैसे आए हैं? डोमिनेंट। देखिए ये भी कैसा मिलेगा? टॉल। क्यों मिला है? क्योंकि ये कैरेक्टर कैसे आ रहा है? डोमिनेंट। अगर मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालू
क्या निकाले अपन इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाले तो अपन देखेंगे या तो मुझे कैसे कैरेक्टर मिला है टॉल ही मिला है। कैसा मिला है टॉल। डॉट आया क्या कोई नहीं आया ना, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा टॉल 100%। बताइए कोई दिक्कत। अब दूसरा रेशियो निकाल लेते हैं अपन। कौन सा रेशियो होता है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, अपन क्या देखते हैं एलिल्स देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक तो कैपिटल टी आ रहा है और दूसरा कैसा एलिल आ रहा है मेरे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने कितने प्लांट आ रहे हैं 1:1 यानी कि 50-50 प्लांट। तो ये कैसा हो गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो और ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। बस आपको एक चीज याद रखनी थी यहाँ पे आउटक्रॉस किस किस के बीच में होता है F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस और एक सिंगल पेरेंट्स कौन सा डोमिनेंट वाला कैपिटल लेटर जिसके अपन लिखते हैं उसके बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट क्रॉस की तरफ। तो उल्टा करना है अपने को, क्या करना है F1 जनरेशन के जो एलिल्स मिले हैं ये वाले इनका क्रॉस करवाना है किससे रेसेसिव कैरेक्टर से। रेसेसिव कौन सा था ये वाला। ये कैसा है हमारा हेटेरोजाइगस। कैसा है हेटेरोजाइगस। और ये कैसा है होमोजाइगस। ये क्या है हमारे पेरेंट्स लेकिन ये F1 जनरेशन की है। ठीक है, और ये कैरेक्टर कैसा है मेरा रेसेसिव। याद रखना है इसमें सिर्फ कैसे कैरेक्टर लेने हैं डोमिनेंट, इसमें कैसे लेने हैं अपने को रेसेसिव। ठीक है, चलिए एलिल बना लेते हैं, सॉरी गैमेट्स बना लेते हैं। इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे वही सेम प्रोसीजर होगा। इसके गैमेट कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसका क्या मिलेगा मुझे स्मॉल टी। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करवाना है अपने को। अब क्या करते हैं ये क्या हो गए हमारे गैमेट्स हो गए। ये दोनों हमारे इधर भी गैमेट्स हैं और इधर भी गैमेट्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने को इनको टेबल में पुट करना है। किसमें करना है टेबल में पुट करना है। वही सेम प्रोसीजर यहाँ मेल टोपी वाले और चोटी वाली फीमेल। ठीक है, रख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी एज इट इज आ गया और ये स्मॉल टी कहां आ गया यहाँ पे। क्रॉस करवा लीजिए अब अपना। अब तो आगे का इजी है, आपको आता है, सब समझदार है अपने आप इतने। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, आसान है। अब स्मॉल टी का स्मॉल टी से आ गया। ठीक है, स्मॉल टी का स्मॉल टी से आ गया। अपने को कैसा कैरेक्टर मिला है ये टॉल और ये कैसा मिलेगा अपने को ड्वार्फ। कैसा मिला है ड्वार्फ। तो अगर अपन इसका फिनोटाइप निकालें, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाले तो अपने को क्या मिलेंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। सॉरी फिनोटाइपिक में अपन क्या करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं किसी की। तो अपने को कैसे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल टी यानी कि टॉल दिखाई दे रहा है और एक ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉल कितने हैं 1, ड्वार्फ कितने हैं 1:1 आ गया। तो ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर ली कि भाई बाहर से ये प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपने को एक छोटा दिखाई दे रहा था एक बड़ा दिखाई दे रहा था, इजी था लिख लिया। चलो दूसरा रेशियो देखते हैं अपन कौन सा आ रहा है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए अपने को कुछ प्लांट ऐसे दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो 1:1 ये हो गया हमारा कौन सा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, कौन सा हो गया टेस्ट क्रॉस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए दोनों क्रॉस सीख लिए अपन ने, दोनों का रेशियो निकाल लिया। इससे अपने को ये डिक्लेरेशन हो गया कि हमारा रेशियो जो चल रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारा जो आरबीएससी बोर्ड है वहां तक का सेक्शन खत्म हो गया। हमारा जो जेनेटिक्स की बुक का जो पार्ट है वो सब यही कंप्लीट होता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक जुड़ा हुआ है वो यहीं पे ही पढ़ रहे हैं अपन, विच इज नॉन एज इवोल्यूशन। आरबीएससी बोर्ड के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका एक सेक्शन हमारे आरबीएससी के आगे वाले चैप्टर में आने वाला है। आरबीएससी बुक्स का एक चैप्टर है हमारे इवोल्यूशनरी थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहीं से सीख के जाएंगे तो आगे का काम रुक जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा जो टॉपिक बचा है वो है इवोल्यूशन। चलिए चालू करते हैं इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि आजकल सोशल मीडिया इवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, कि धीरे धीरे जो पुरानी सोच है वो क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो ऐसा कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो टर्म है वो भी वर्ड बदलने से ही है। वो भी वर्ड क्या है, बदलने से ही है। अगर आप कभी देखते हैं अपने आसपास में, जैसे आप पुरानी जनरेशन को देखें, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे एंसेस्टर्स हैं वो मंकी हैं, हमारे जो कहते हैं ना पूर्वज वो है, वो क्या है, बंदर है। इसी बात पे जो याद आ गया आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि गांव में किसी ने पढ़े लिखे ने, मेरे जैसा था कोई सिद्धांतवादी आदमी, उसने जोक सुना दिया कि है ना, कैसे क्या जोक सुनाया कि साहब अपना जो पूर्वज थे ना वो तो बंदर थे। क्या थे, बंदर थे। ठीक है, तो वो दूसरे जो ग्रामीण लोग बैठे थे वो बोले तेरे ही होंगे बंदर, हमारे तो हमारे दादाजी ही थे। तो कुछ ऐसा जोक बना हुआ है काफी बार। तो उसी के ऊपर बात है कि अपने सबके जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो सबके एंसेस्टर्स हैं वो सब क्या है, बंदर रहे हुए हैं, चिंपांजी हैं, वो पूरी जो चेन है वो निकल करके आ रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम बदल गए। तो ये जो बदलने वाली घटना है, जो इंसिडेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। जो हमारे अंदर क्या होते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इवोल्यूशन कहलाते हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसकी क्या दी है, डेफिनेशन दी है। कुछ दो डेफिनेशन मैंने भी रख रखी है। देखिए इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन। देखिए इसको अपन एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस पे चलते हैं। इवोल्यूशन चेंजेस को कहा गया है जो किसमें आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, किसके, स्पीसीज के, ओवर जनरेशन। देखिए जो इवोल्यूशन वर्ड बना है वो एक दिन, 2 दिन या साल भर की घटना नहीं है। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक आदमी के बच्चे होंगे उनमें जो इवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पे ईयर्स नहीं होंगे क्योंकि हमारे काम नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आपके काम में आ रहे होंगे। ठीक है, एयरपोर्ट्स लगाने के, एयरपीस लगाने के, चश्मा लगाने के लिए, आजकल तो मास्क लगाने के लिए बहुत काम में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये हमारे काम नहीं आ रही। आपने एक थ्योरी सुनी है कि सांप के पैर पहले तो थे लेकिन काम में ना आने की वजह से क्या हो गए, रिमूव कर दिए गए। तो ऐसा ही है कि स्पीसीज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, आईज भी हो सकती है, हमारा चेहरा भी हो सकता है, हमारा बोलना हो सकता है, हमारा चलना हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई सा भी हो सकता है। उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते आते बदल जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। देखिए इसमें मिलियंस ईयर लगते हैं। क्या लगते हैं, मिलियंस ईयर लगते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कभी भी कि एक रात को कोई बंदर सोया, सुबह उसके बच्चे पैदा हुए तो इंसान पैदा हुए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात को मान लीजिए कोई फैमिली थी बंदरों की, उनमें किसी बच्चे का जन्म हुआ तो सुबह सब सारे इंसान बन के निकले थे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसमें सेवरल चेंजेस हुए, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज कर कहना इनके लिए बड़ा टर्म अच्छी होगी। ग्रेजुअली मतलब थोड़ा 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 बदल जाता है। इंसान को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बदला जा सकता है। ये बदलाव होते हैं किसके अंदर, जीन्स के अंदर। जो मेंडल साहब ने वर्ड दिया था ना, जीन्स, उनके अंदर बदलाव होते हैं। ठीक है, ये जीन्स क्या होते हैं, एक्चुअली हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारा जो डीएनए है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ बेस पेयर पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती है, कई बार चेंज हो जाती है, विच आर नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन, ये म्यूटेशन चेंज को लीड करती है। क्या करती है, चेंज को लीड करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मौत का, अगर याद हो तो, एक बटरफ्लाई का बताया था ना, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो जाती है, बटरफ्लाई चेंज हो गई थी। वो भी इवोल्यूशन को ही डिफाइन कर रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की होंगी जो इवोल्यूशन को बहुत चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हाँ इवोल्यूशन हो रखा है। जैसे आप ह्यूमंस का भी देखें,
जैसे आप ह्यूमंस का भी देखे तो आदमी भी एक बार में ऐसे थोड़ी ना बन गया था। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि सुबह बच्चा पैदा हुआ वो डायरेक्ट इंसान की जैसे था, 2 हाथ से चल रहा था, 2 पैरों पे चल रहा था, बाकी सब 4 पे चल रहे थे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका फेशियल जो था वो बिल्कुल बंदर जैसा था। पहले थोड़ा झुक के चलता था, फिर थोड़ा सीधा हुआ, फिर थोड़ा और सीधा हुआ। पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स हुआ करते थे। जो ये मसल्स हैं, यहाँ की बोन्स हैं, ये बहुत अजीब सी हुआ करती थी, बंदर जैसी हुआ करती थी। ऐसा सिंपल लॉजिक नहीं था, बहुत टाइम लगा इसको बदलने में। क्या लगा? बहुत महीने लग गए, बहुत साल लग गए। लेकिन इन सालों के लगने के बाद धीरे धीरे हमारे जीन में क्या आ गए? चेंज आ गए। और जीन क्या थी? कुछ ऐसा ही तो था। ये एलील थे, इन्हें हमने नाम क्या दिया था? जीन नाम दिया था। मैंने बताया था ना, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक जीन को कितने? 2 एलील कंट्रोल करते हैं। इन एलिल्स में आने वाले चेंज क्या लीड करते हैं? म्यूटेशन को लीड करते हैं। म्यूटेशन जैसे मान लीजिए एक कोई जीन था, एक्स जीन है मेरे पास में, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स जीन है जिसकी वजह से मेरी आईज का कलर ब्लैक है। कैसा है? ब्लैक है। लेकिन अगर ये जीन चेंज हो जाए, ये एक्स की जगह मैं वाई जीन ले लूं, ये एक्स की जगह मैं वाई जीन ले लेता हूं, तो मेरी आईज का कलर कैसा हो सकता है? ब्लू हो सकता है। तो अगर ब्लैक से ब्लू हो रहा है तो ये किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। वेरिएशंस धीरे धीरे इकट्ठी होती है। इसकी वजह से क्या होगी? वेरिएशन, चेंज आ गया ना। इन चेंज को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशंस। और वेरिएशंस धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए पहले बंदर था, बंदर से इंसान बनने के लिए हो सकता है उसके चेहरे के थोड़े थोड़े चेंज आए, फिर उसके आवाज में चेंज आया, फिर उसके चलने में चेंज आया, और ये सब सारे चेंजेस एक जगह इकट्ठा हुए थे ना, तब जाके आप बने थे, ठीक है। या मैं बना था। मैं मतलब धीरज सर हैं, वो धीरज सर कब बने थे? जब ये सारे चेंजेस इकट्ठे हो चुके थे इंसान को बनने के लिए, जो इंसान को दिखने के लिए चाहिए ना, ऐसे सीधे से कान, ये हंसता हुआ स्मार्ट सब चेहरा ऐसा, ठीक है, बढ़िया बाल, ये सब जब इकट्ठे हुए तब जाके इवोल्यूशन को डिफाइन किया कि हाँ अब इनमें क्या हो गया है? इवोल्यूशन हो गया है। अब बंदर से क्या बन चुके हैं? इंसान बन चुके हैं। और यहां से यहां तक जो पहुंचने की घटना है, मंकी से लेकर के इंसान तक जो पहुंचने की घटना है, उसे हमने क्या नाम दिया है? इवोल्यूशन नाम दिया है। और इसमें हजारों साल लगे थे। इसमें क्या लगे थे? हजारों साल लगे थे। एक और है डेफिनेशन अपने पास में, इवोल्यूशन इज अ चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टर। हेरिटेबल कौन से होते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। ऐसा मत सोच लेना कि अब जो शाहरुख खान के बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे, हो सकता है उनमें सब में 6 पैक्स बनने चालू हो जाएंगे। जॉन एब्राहम के बच्चे वो बाइसेप लेके पैदा हो रहे हैं। बोले सर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस जो आते हैं ना, देखिए वो हमेशा कौन से कैरेक्टर पे आते हैं? हेरिटेबल। हेरिटेबल मतलब द कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। These characters are only known as heritable characters, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। आपके पापा की संपत्ति नहीं जा सकती ना, ठीक है, जाए तो जाए, नहीं बेच दे तो फिर कहां से जाएगी? नहीं जाएगी ना। वैसे तो हेरिटेबल कैरेक्टर कौन से? जैसे आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी हाइट, आपका कलर, ठीक है, आपके बाल की शेप, वो सब चीजें। तो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के बाद जाना और सक्सेसिव जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यही क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। हेरिटेबल कैरेक्टर्स में आने वाला चेंज बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है, किसके अंदर? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से। सेम मतलब है। वर्ड्स को क्या किया गया? थोड़ा आगे पीछे किया गया। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर मेहनत की है। डार्विन साहब ने की है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पढ़ा है। लेमार्क साहब हैं, कुछ ने बताया कि जो ऑर्गन ज्यादा काम में आते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि ना जो ऑर्गन ज्यादा काम में आते हैं वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जैसे जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। क्यों हुई लंबी? ऐसा माना जाता है कि पहले नीचे खाने को था, धीरे धीरे खाना कम हुआ तो छोटी हर्ब्स खाने लगे, और फिर थोड़े शर्ब्स पे आए, फिर धीरे धीरे प्लांट खाने पड़े, प्लांट भी खत्म हो गए तो उन्हें ऐसे पैर ऊपर करके, गर्दन ऊपर करके खाना पड़ता था, तो इसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन देखिए ऐसा किसी चीज का एविडेंस नहीं है। ऐसा तो अगर होता तो दुनिया ऐसी थोड़ी ना होती।
देखिए आपने अभी अभी रामायण देखी होगी है ना, देखा था ना भगवान राम शेविंग करके रहते थे। देखिए आपने कभी फोटो देखी, कभी देखी ऐसी बियर्ड लुक के राम देखे आपने? नहीं देखे होंगे, किसी भी देवता का अवतार नहीं देखा होगा। तो ऐसा मान लेते हैं एनिस्टेंट टाइम से हम शेविंग करते हुए आए हैं। तो अगर ये वाली थ्योरी सच होती कि क्या जो ऑर्गन काम में आते हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कहते हैं सांप के पैर काम में नहीं आते थे तो इसलिए डिसअपेयर हो गए, तो मतलब क्या हो गया, एक कैरेक्टर लॉस हो गया, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ ऑर्गन काम में आए, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और सांप के पैर गायब हो गए, क्यों? क्योंकि वो काम में नहीं आते थे और जिराफ की गर्दन काम में आती थी। इस हिसाब से तो आदमी की दाढ़ी आनी नहीं चाहिए थी ना। आपके परदादाजी कर रहे थे, फिर दादाजी भी कर रहे थे। चलो लड़कियां जो देख रही हैं उनके तो दाढ़ी कुछ नहीं आ रही है, लेकिन जो लड़के कर रहे थे है ना, जो पीछे की जनरेशन में स्टिल देख लिए है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, फादर कर रहे थे, उनसे पहले वाली जनरेशन भी कर रही थी, लेकिन स्टिल वी आर ग्रोइंग, ठीक है, गायब तो नहीं हुई ना। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक एविडेंस है मेरे पास में। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा गया, कुछ जनरेशन तक चूहों की क्या करती गई, पूंछ काटी गई, कुछ जनरेशन तक पूंछ काटी गई, लेकिन फिर वही 8वीं जनरेशन में भी क्या हुआ, देखने को मिला पूंछ आ रही है, जबकि उसके कोई काम भी नहीं आती। तो इस बात से एक चीज प्रूव हो गई कि जो कैरेक्टर जो चेंज होगा ना, वो कौन से होंगे, सिर्फ हेरिटेबल कैरेक्टर चेंज होंगे, उनमें इवोल्यूशन खुद आएगा। और ये इवोल्यूशन कब आता है, जब नेचर उसे क्या करती है, सेलेक्ट करती है। नेचर कौन से कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करती है, ये भी बात कर रहे हैं। नेचर हमेशा है ना फिट वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है। कौन से वाले को, फिट को। जो अच्छा कैरेक्टर होता है ना उसे ही सेलेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी, बाद में हटा देगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना ब्लैक मॉथ वाला, वो तो जो फिट कैरेक्टर होगा ना, जो एनवायरमेंट को उसे क्या बना ले, सूट करने वाला बना ले, उसी को क्या करेगी, रखेगी, अदरवाइज क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। फिट कैरेक्टर को रखना है और जो अनफिट है उसे क्या कर देना, हटा देना है। तो ध्यान रखना, नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, जो अच्छा कैरेक्टर होगा। तो देखिए वो जो ब्लैक मॉथ थी उसे सेलेक्ट किया था, इसलिए वो बढ़ गई थी, अदरवाइज हटा दिया जाता है। चलिए अब भी मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि धीरज सर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, वरना हम तो नहीं मानते ये बात कि इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है। चलिए मैं कुछ आपको ऐसे एविडेंस देता हूं जिसकी वजह से अपन इस चीज को कह सकते हैं कि धीरज सर की वजह से नहीं, मैं उन सबूतों के ऊपर बात करते हैं। हम तो कानून की बात करेंगे, हम लॉ से चलेंगे, ठीक है। कैसे लॉ है, मेरे पास कुछ एविडेंस है, मेरे पास में क्या है, कुछ एविडेंस है। एक एविडेंस तो आप भी लेके बैठे हैं, बाद में लास्ट में बताऊंगा वीडियो में क्या एविडेंस है आपके शरीर में जो इवोल्यूशन की परिभाषा देता है। पहली चीज तो फॉसिल्स। फॉसिल्स उनको बोलते हैं जो बहुत साल पहले कुछ ऑर्गेनिज्म जिंदा थी और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स लाइक बोन वो क्या रह गई, रिमेन रह गई है, अभी जिंदा है। जिंदा इन द सेंस मतलब बच गई है, डिग्रेडेड नहीं हो पाई है। किसके अंदर, जैसे स्टोन्स वगैरह में या कोयले जहां निकाले जाते हैं उनके बीच में क्या होती है, हाई प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। भाई स्किन वगैरह तो क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा डायनासोर के फॉसिल्स मिले, ठीक है, या किसी स्नेक के फॉसिल्स मिले, ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो जो बॉडी के स्केलेटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिट्टी में दब करके क्या रह जाते हैं, मतलब बिल्कुल उसी शेप में रह जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलती हैं जो सिमिलरिटी शो करती हैं, जो क्या मिलती हैं, सिमिलरिटी शो करती हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक एनिमल है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसका नाम है क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स है। वो फॉसिल्स का जीता जागता सबूत है। वो बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है। एक्चुअली उसमें क्या थे, विंग्स थे, लेकिन उसकी बीक थे, उसमें टिप थे। जो उसकी बीक थी उसमें क्या थे, टिप भी मिले। ये टूथ थे, वो डिफाइन कर रहे हैं किस चीज को, इवोल्यूशन को। कि वो बता रहे हैं कि रेप्टाइल से ही क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं। क्योंकि बर्ड्स में तो क्या नहीं होते, टूथ होते ही नहीं, जबकि स्नेक्स में क्या होते हैं, टूथ पाए जाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या हो गए थे, ये जुड़ने वाली चीज है, ये जितना ज्यादा एविडेंस मिलता है। तो आप याद रखिएगा, एक एविडेंस हमारे पास में क्या है, हमारे फॉसिल से जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है।
और एक स्टोरी, एक थियरी है हमारे पास में होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स की, वो इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। देखिए होमो का मतलब सिमिलर था, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन क्या हो, फंक्शंस डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर मतलब दिखने में सेम, जैसे मेरा पैर, एक चीता का पैर, एक बेड का विंग और एक बर्ड का, जैसे बेट होती है ना, बेड का क्या मिल गया अपने को, विंग मिल गया। अपन उनकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखें, उनकी बोन्स को देखें, उनकी स्टडी करें, तो हम पाएंगे कि उनकी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन देखिए फंक्शन अलग अलग है। हम चलने के काम में लेते हैं, चीता दौड़ने के काम में लेता है, वेल है जो फिश है वो क्या करती है, स्विमिंग करने के काम में लेती है, बेड तो पता नहीं क्या क्या काम में लेते हैं, उड़ने के, उनको है ना। तो उनकी स्ट्रक्चर सेम है इंटरनली लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये सब चीज किसका एविडेंस बन गया, ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर देखिए सेम है, बोन्स क्या है, सेम है। वो बताती है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म पहले एक जैसी थी लेकिन इनका हैबिटेट, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो हो सकता है इन्होंने क्या कर लिया, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल ली। ठीक है, एक ऐसा एविडेंस और भी है मेरे पास, एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स इससे अपोजिट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, दिखने में बाहर से बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे लेकिन उनके फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अपन एक बर्ड का विंग ले लें और एक बेट का विंग ले लें या फिर और एक इंसेक्ट का विंग ले लें, तीनों को स्ट्रक्चर देखें, तीनों उड़ने के काम में आती है। देखिए यहाँ पे तीनों के काम अलग अलग थे, स्ट्रक्चर सेम थी, लेकिन यहाँ पे तीनों का काम एक है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगी, अलग अलग होगी। इंटरनल बोन्स देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। ये बहुत सारे एविडेंस हो गए। आपके अंदर पाई जाने वाली जो आप बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं अपन, जो अपने वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो हर्बीवोरस एनिमल्स में बहुत काम में आता था पहले, अब आप में कैसी रह गई है, बिल्कुल एविडेंस के रूप में रह गई है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे। चलिए फिर आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से, आपने बहुत एंजॉय किया होगा ये पढ़ते हुए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक